एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वीर सावरकर की जयंती है और आइए हम देखते हैं कि वीर सावरकर के क्या क्या राष्ट्रवादी संघर्ष थे और किस प्रकार से थे। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे, इसलिए उन्हें स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने वाले वीर सावरकर को आज पूरा देश उनकी जयंती पर नमन कर रहा है, याद कर रहा है। उनका जन्म आज ही के दिन 28 मई 1883 को बम्बई प्रेसिडेंसी अर्थात महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ था। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का स्वाधीनता संग्राम बताते हुए लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा। सावरकर 1911 से 1921 तक अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल में रहे। वीर सावरकर न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक भाषाविद, बुद्धिवादी कवि, क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक और दार्शनिक, महान इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता भी थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। वीर सावरकर सशस्त्र क्रांति के द्वारा मां भारती को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीय युवाओं को संगठित किया था। वीर सावरकर ने अपने जीवन का लंबा समय आतताई सत्ता के विरुद्ध, अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अमानवीय काला पानी जेल में व्यतीत किया। पोर्ट ब्लेयर का सेल्यूलर जेल राष्ट्र के लिए उनके समर्पण और अदम्य संघर्ष का साक्षी है। वीर सावरकर ने दलित वर्ग और दुर्बल वर्गों के भाई बहनों के लिए एक न्यायपूर्ण, समावेशी, संवेदनशील समाज की स्थापना हेतु सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया। उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए लंबा संघर्ष किया, छुआछूत के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन चलाया। वे एक ऐसे इतिहासकार भी हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की विजय के इतिहास को प्रमाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया है। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। आधुनिक भारत के विचार विमर्श में जो नाम लगातार चर्चाओं में रहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर उनमें से एक हैं और लोग उनके विचारों के समर्थन में हैं। तो आइए जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। सावरकर महज 9 वर्ष के थे जब हैजा की महामारी में उनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद उनके बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का जिम्मा संभाला। 1901 ईस्वी में उन्होंने नासिक के शिवाजी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1901 ईस्वी में ही उनकी शादी यमुना बाई के साथ हुई। इस दौरान तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। पुणे के मशहूर फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक करने के बाद वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव राजनीतिक गतिविधियों की तरफ होने लगा। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन का गठन किया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में वे सक्रिय रहे। इस दौरान कई पत्र पत्रिकाओं से उनके लेख भी छपे। रूसी क्रांति का भी उनके जीवन पर गहरा असर हुआ। लंदन में उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1907 में इंडिया हाउस में आयोजित 1857 के पहले स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1 जुलाई 1909 को विलियम हर्स्ट कर्जन वाइली को मदनलाल ढींगरा ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा था। 13 मई 1910 ईस्वी को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 31 जनवरी 1911 ईस्वी को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास का सजा दिया गया। 7 अप्रैल 1911 ईस्वी को उन्हें काला पानी की सजा पर पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक सेल्यूलर जेल में रहे। इसके बाद अंग्रेज शासकों ने उनकी याचिका पर विचार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। आजादी तक
विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मंचों पर सक्रिय रहे। आज़ादी के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 10 नवंबर को आयोजित प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी समारोह में वे मुख्य वक्ता बने। 1959 में पुणे विश्वविद्यालय से उन्होंने डी लिट की उपाधि प्राप्त की। नवंबर 1963 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। सितंबर 1965 में बीमारी ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद उन्होंने उपवास करने का फैसला लिया। सावरकर ने 26 फरवरी 1966 को सुबह 10 बजे अपना शरीर त्याग दिया। आइए देखते हैं सावरकर के कुछ राष्ट्रवादी विचारों के बारे में। तो वीडी सावरकर के अनुसार सिर्फ जातीय संबंध या पहचान ही राष्ट्रवाद को परिभाषित नहीं करता, बल्कि सावरकर का मानना था कि किसी भी राष्ट्र या राष्ट्रवाद की पहचान के मुख्य रूप से 3 आधार होते हैं। पहला भौगोलिक एकता, दूसरा जातीय गुण और तीसरा साझी संस्कृति। सावरकर के अनुसार साझी संस्कृति ऐसी हो जो एक भाषा के जरिए सबको जोड़ के रखे। इसके लिए सावरकर ने संस्कृत या हिंदी को अपनाने की सलाह दी। हालांकि उनके साझा संस्कृति के लिए एक भाषा अपनाने की बात तो कई लोग असहमति मानते हैं। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को आजाद कराना था। और जब देश आजाद हो गया तो 1952 में इसे भंग कर दिया गया। राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित सावरकर ने 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी कपड़ों का नारा दिया और पुणे में विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाई। अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण सावरकर जहां द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत के समर्थक थे, वहीं देश के विभाजन के विरोधी भी थे। सावरकर मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग संस्कृति के कौम हैं, जिनकी अपनी अलग अलग जरूरतें हैं, लेकिन दोनों भारत के अभिन्न अंग हैं और इसलिए देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। सावरकर ने राष्ट्रवाद को अधिक मजबूत बनाने के लिए वेदों को पढ़ने और उनका अनुसरण करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पुनरुद्धार की जरूरत है। अपनी राष्ट्रवाद की भावना में सावरकर मानते थे कि हिंदुत्व कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक इतिहास है और राष्ट्रवाद को किसी एक धर्म से जोड़ना गलत है। उनका मानना था कि केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से ही हिंदुत्व को देखना न केवल हिंदुत्व के साथ गलत होगा, बल्कि राष्ट्रवाद के साथ भी धोखा है। सावरकर मानते थे कि राष्ट्रवाद के विकास और खुद को जागरूक करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है और ये संघर्ष किसी राष्ट्र या आक्रमणकारी से नहीं, अपितु खुद से करना होता है। राष्ट्रवाद की अपनी विचारधारा को ज्यादा व्यापक बनाने के लिए सावरकर ने हिंदुओं की शुद्धि आंदोलन के बारे में बताया, जिसका मकसद हिंदुत्व का प्रचार प्रसार और राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाना था। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने में सावरकर लगातार लगे रहे, चाहे वो वैचारिक स्तर पर हो या भाषण के तौर पर या लेखन के तौर पर। राष्ट्रवाद की भावना से भरी विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तकें छपने और प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती थी। सावरकर की कविताएं सिर्फ पुस्तकों में ही नहीं, बल्कि जेल की दीवारों पर लिखी गई। जब वीर सावरकर सेल्यूलर जेल में कैद थे, तब जेल की दीवारों पर अपनी कविताएं कोयले से लिखी, जो आज भी वहां मौजूद है। वे जहां हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक थे, वहीं जाति व्यवस्था के विरोधी भी हैं। उन्होंने गौ पूजा को अंधविश्वास कहा है, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व शब्द भी रचा, जो धर्म की रीति से ज्यादा राजनीतिक परिभाषा को दर्शाता है। वे सामाजिक और राजनीतिक साम्यवाद के समर्थक दिखते हैं, लेकिन हिंदू महासभा की स्थापना कर अपने इरादे जाहिर करते हैं। यही हिंदू सभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार भी चला लेती है। यानी हालात और जरूरत के अनुसार सावरकर के विचार बदलते रहते थे। 1923 में सावरकर ने हिंदुत्व नाम से एक ग्रंथ लिखा, जिससे उनके धार्मिक विचार लोगों तक पहुंचे। रत्नागिरी जेल में लिखी गई
इस किताब में उन्होंने केवल हिंदू पहचान और हिंदुओं पर जोर दिया। उन्होंने इस किताब में माना कि हिंदू पौराणिक नहीं बल्कि यूनानी, ईरानी और अरबों के साथ अस्तित्व में आए। कई जगह वो हिंदुत्व को धर्म से अलग रखने की कोशिश भी करते हैं और इसे राजनीतिक दर्शन की तरह देखते हैं। वीर सावरकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, अगर आप गाय का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं तो इसे भगवान मानना छोड़ दीजिए। ईश्वर सबसे ऊपर है, फिर इंसान आता है और इसके नीचे जानवर। गाय भी एक जानवर है जिसके पास मूर्ख मनुष्य से भी कम बुद्धि है। अगर हम गाय को ईश्वर माने तो ये इंसान का अपमान होगा। वीर सावरकर की पुस्तक स्वतंत्र समर में लिखा था, जो 1857 के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। उन्होंने इसे 25 साल की उम्र में लिखा था, लेकिन इसके छपने से पहले अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तभी उन्होंने इसकी हस्तलिखित 3 प्रतियां तैयार कर एक प्रति भारत में छापने को अपने भाई बाबूराव सावरकर को भेजी, दूसरी प्रति फ्रांस में भीकाजी कामा के पास और तीसरी प्रति अपने मित्र डॉक्टर कुटिन्हो के पास भेज दी थी। यहाँ तक कि लाला हरदयाल और भीकाजी कामा की मदद से इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। जब यह पुस्तक क्रांतिकारियों के बीच पहुंची तो काफी लोकप्रिय हुई और इस पुस्तक की प्रेरणा से ही गदर पार्टी का जन्म हुआ। साथ ही साथ शहीद भगत सिंह भी इस पुस्तक से काफी प्रभावित हुए थे। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।